माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट कोई को बुलाना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की चर्चा पर जवाब देने की दृष्टि से खड़ा हूं। इस चर्चा पर माननीय 30 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। उनमें के सुरेश जी, गणेश सिंह जी, टी सुमथी जी, प्रतिमा मंडल जी, ए सामंता जी, कन्नूमरू आर के राजू साहब, डीसी गोस्वामी जी, गिरीश चंद्र जी, अमोल राम सिंह कोहले जी, जसकोर मीणा जी, डॉक्टर एस.टी. हसन जी, हसनैन मसूदी जी, डॉक्टर प्रीतम मुंडे, श्री संतोष सिंह चौधरी जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर जी, इम्तियाज अली जलील सैयद जी, विनोद सोनकर जी, हनुमान बेनीवाल जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, नमा नागेश्वर राव जी, प्रवीण निषाद जी, थिरुमावल्लल थोल, भगवंत मान जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, रवि कुमार डी, मलुक नागर जी, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर जया कुमार, DNV सेंथिल कुमार, रमेश बिदुड़ी जी, सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की है, सरकार के कामों की प्रशंसा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने बजट में कुछ खामियां बताई है, कहा है कि बजट और बढ़ना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने तो ये भी कहा है कि अलग अलग मद में कुछ बजटों में कमी ज़्यादा हुई है। इसके साथ ही साथ अनेक सुझाव के साथ साथ चर्चा बहुत अच्छी हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जब बने थे उनका पहला भाषण और उसका पहला वाक्य कोट करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भाषण में अपने पहले वाक्य में कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में मैंने और मेरे साथी राज्य मंत्री गणों ने इस कथन को सार्थक रूप देने की कोशिश की है। हमने इस विभाग को जीवंत बनाया है, सक्रिय बनाया है, देश और दुनिया में पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि देश और दुनिया में इस विभाग की पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने इन 5 सालों में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं, कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करने का काम किया है और उसके कारण हमको 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफलता प्राप्त हुई। सभापति महोदय, इन 5 सालों में जो कुछ प्रमुख काम किए, मैं पहले उनका उल्लेख करना चाहूँगा। हमने 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय की लंबे समय से मांग की जा रही थी, परंतु उस समय की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसकी सारे देश में प्रशंसा हुई। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए
उनके विकास कार्यों को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया है। ये मांग भी लंबे समय से चली आ रही थी। घुमंतु जाति की कोई पहचान ठीक से नहीं थी। कौन घुमंतु जाति में है, कौन नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए एक आयोग भी गठित हुआ था और वो आयोग अभी भी काम कर रहा है। वो आयोग घुमंतु जातियों की और पिछड़ी हुई जातियों की पहचान के साथ साथ इनके विकास की दृष्टि से काम करने के लिए तत्पर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को बरकरार रखा है। किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई। माननीय न्यायालय से समय समय पर कुछ निर्णय भी आए, पर उन निर्णयों को हमने विचार विमर्श के बाद आरक्षण को बहाल रखने संबंधी निर्णय लेकर के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उनको भी आरक्षण सुविधा दी जाए, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाया था। हमने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देकर के ऐतिहासिक काम किया है। ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया, अधिनियम बनाया है। ट्रांसजेंडरों की मांग भी 25-30 साल पहले से की जाती रही। उनकी सुख सुविधा और उनको संरक्षण देने के लिए और उनको मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से इस एक्ट की महती आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने ये एक्ट बनाने का काम किया है। वरिष्ठ नागरिकों के कानून को और अधिक मजबूत बनाने का काम रिप्लाई के बाद होता है। अधीर रंजन जी, अभी आपका नाम पुकारा गया था, आप उपस्थित नहीं थे, नहीं तो आपको पूरा अवसर मिलता। अब उत्तर के पश्चात कुछ क्लैरिफिकेशन लीजिए ना। तो माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ नागरिकों को जो कानून बना हुआ उनके संरक्षण के लिए, लालन पालन के लिए, भरण पोषण के लिए, उसको और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। और अब वरिष्ठ नागरिकों की उनके खुद के घरों में ही देखभाल करने का उसमें विशेष प्रावधान कर रहे हैं। हर थाने में अलग से एक विंग होगी, इस प्रकार का भी हमने विधेयक प्रस्तुत किया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया था। ये हाथ से मेला ढोने वाले और सीवेज टैंक साफ करने के कारण बहुत सारी मौतें होती है, तो उसका यंत्रीकरण करने की दृष्टि से यंत्रों के माध्यम से ही सफाई की जाए, स्वयं अंदर ना उतरे, हाथ से काम न करे, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। एक और बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए हम उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हैं, उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की उम्र के बाद 60 साल के बाद उनमें निश्चित रूप से शिथिलता आती है। शारीरिक शिथिलता आने के कारण वो कमजोरी महसूस करते हैं, सुनने में थोड़ी कमी महसूस होती है, बोलने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में। ये तो एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया है और उस वयोश्री योजना में उनको हम वरिष्ठ नागरिकों को जो सामग्री दिव्यांगजनों को उपकरण के रूप में उपलब्ध कराते हैं, वैसी की वैसी सामग्री वरिष्ठ नागरिकों को भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अभी तक हमने 126 जिलों में 132 शिविर आयोजित करके 1,24,242 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने का काम किया है और ये 51 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इस पर खर्च की है। वरिष्ठ नागरिक प्रसन्न है। वरिष्ठ नागरिक ये महसूस करता है कि हमको भी अन्य समाज के स्वस्थ लोगों की बराबरी पर लाने का प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। 2018 के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में व्यापक बदलाव करते हुए हमने निर्णय लिया कि 500 से अधिक की अनुसूचित जाति आबादी वाले बाहुल्य गांव हैं, उन सब में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए कार्य योजना बना करके उस पर इम्प्लीमेंट कराना
और इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगे कारगर कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत 13-14 तक 1000 ग्रामों का चयन किया गया था और 14-15 में 2500 ग्राम चयनित किए गए। 18 से अब तक 9546 गांवों का चयन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके साथ ही साथ 24-25 तक देश के समस्त अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग देकर के आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे। नशीली दवाओं को सप्लाई से रोकना, लोग नशा नहीं करें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के नशा मुक्ति अभियान भी चलाने का काम किया है। और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा, जो अनुसूचित जाति कल्याण योजना है, इसमें हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। बजट में एकदम वृद्धि करने का काम किया है। 13-14 तक इसका बजट प्रावधान था 35,800 का और आज की तारीख में बजट प्रावधान है 83,256.62 करोड़ का। इतना एकदम अंतर लाना हर किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है और इसके माध्यम से हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाएं संचालित करने का काम करते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बजट की चर्चा करते हुए कहा था कि बजट में कमी है, बजट और बढ़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि 2013-14 में जो बजट एस्टीमेट था वो 6,725.23 करोड़ रुपए था और उसको भी रिवाइज एस्टीमेट जब बना था बजट का, उसमें 5,723.35 करोड़ रुपए रख दिया था। लगभग 10,000 करोड़ की कटौती कर दी थी। आज की तारीख में वो बजट 10,103.57 करोड़ रुपए है। ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक समता, समरसता और इन शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से किया गया है। बजट अनुमानित संशोधन अनुमान 2019-20 की तुलना में भी बजट में 1218.57 करोड़ रुपए अर्थात 13.71 करोड़ की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही साथ मैं और उल्लेख करना चाहता हूं, कुछ पिछले समय की याद दिलाना चाहता हूं। 2009-10 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी, दौरान संशोधित अनुमान उस समय था 22,997.96 करोड़ रुपए तथा व्यय 22,259 करोड़ 40 करोड़ रुपए था। आज की तारीख में ये 2014-15 से 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान 34,862.14 करोड़ रुपए था तथा व्यय 34,388.54 करोड़ रुपए हुआ। 2009-14 के तुलना में 14-19 तक वृद्धि प्रतिशत संशोधित अनुमान 51.59 तथा व्यय 54.59 है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि इस बात को सिद्ध करती है कि हमने बजट में भी निरंतर वृद्धि करने का काम किया है। मेरे पास वर्षवार आंकड़े भी है, पर मैं वो वर्षवार आंकड़े देने के चक्कर में सदन का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं। मुझे वैसे भी अध्यक्ष महोदय ने आधे पौन घंटे का ही समय दिया है और 4 घंटे इस पर पहले चर्चा चली। अगर मैं 1.5 घंटे जवाब दूं तो भी मेरी सब योजनाएं मैं बताने में सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए शॉर्ट में बोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। इसी प्रकार से दिव्यांगजन सशक्तिकरण
विभाग के बजट में भी हमने बढ़ोतरी की है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट 9-10 से लेकर के 13-14 तक संशोधित अनुमान 1662.26 करोड़ था और उसमें से जारी की गई थी राशि वो है 1368.94 करोड़, 82% खर्च हुआ था। और अभी 14-15 से लेकर के 19-20 तक ये धनराशि 1100 करोड़ हुई। और आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो 5043.86 करोड़ और उसमें से 4,300.21% जारी किया गया। और ये जो 2009-14 की तुलना में 14-20 में व्यय में 2,931.27 करोड़ रुपए यानी 214.13 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब 200 करोड़ की वृद्धि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। दिव्यांगता का इस साल का बजट 1325.39 करोड़ है, जो ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बहुत सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां योजना बना करके हासिल की है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाने का काम किया हमने। 2016 में नया अधिनियम बनाया। उस नए अधिनियम में पहले वाले अधिनियम में 7 श्रेणियां होती थी, इस बार हमने 21 श्रेणियां कर दी। एक साथ 14 श्रेणियां बढ़ाने का काम किया है, ये भी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आरक्षण पहले 3% था भारत सरकार की और राज्य सरकार की सेवाओं में, अब उसको बढ़ाकर के 4% किया है। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले 3% आरक्षण का प्रावधान था, अब हमने 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। पहले वाली सरकार भी ये कर सकती थी, किसी ने रोका नहीं था, पर इच्छा नहीं थी, मनस्थिति नहीं थी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए 2014-15 के पहले अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पहले किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी। हमने 14-15 से शुरू की, 15-16 से शुरू की और 16-17 से शुरू करके आज हम दिव्यांगजनों को 6 प्रकार की आर्थिक सुविधाएं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए देते हैं। इसी प्रकार से एडीपी योजना में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उपकरण उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमने 8,852 शिविर आयोजित किए और 15 लाख से अधिक 15.22 लाख लाभार्थियों को 942.27 करोड़ रुपए की सामग्री उपलब्ध करा दी। और इसमें भी जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है बच्चे, उनको सुनने के लिए और बोलने के लिए उपचार करने की दृष्टि से कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देते हैं। प्रत्येक बच्चे को जो 5-6 साल से कम उम्र का है, डॉक्टर की सलाह पर उसका परीक्षण करने के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा देना होती है। तो प्रत्येक बच्चे के लिए 6 लाख रुपए अनुदान देते हैं और उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक 2555 बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई। आप देखिए, 6 लाख रुपए एक बच्चे को अनुदान और 2555 बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई। और मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आज उनमें से 2000 से अधिक बच्चे सुनने भी लगे हैं और धारा प्रवाह बोलने भी लगे हैं और उसका हमने सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन भी कराया।
प्रधानमंत्री की बच्चे हैं जिन्होंने लाभ उठाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र की तरफ से। पहले कराया था, एक बार और करा देंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हजारों की उपस्थिति में जिन बच्चों को हमने ये सुविधा दी, उन बच्चों को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपने मन की बात करी, उन्होंने भी अपने मन की बात करी। किसी ने गीता का पाठ सुनाया, किसी ने रामायण का उदाहरण सुनाया। भाव विभोर होते थे उनके माँ बाप, आंखों में खुशी के आंसू होते थे। प्रधानमंत्री को कहते थे, प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये मानते थे कि इन बच्चों का तो बुढ़ापा बिगड़ेगा भी और हमारा बुढ़ापा भी बिगड़ेगा। कौन देखेगा इनको, क्या करेंगे, ये सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। अब इनका भी भविष्य सुधर गया, हमारा भविष्य भी सुधर गया। इस प्रकार की बातें वो करते हैं। इसके साथ ही साथ जो खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, ऐसे लोगों को हमने 37,000 रुपए की एक मोटराइज ट्राईसाइकिल जो मोटर से चलती है, 25,000 सब्सिडी देते हैं। 37,000 में बनती, 25,000 सब्सिडी देते हैं। 12,000 या तो किसी दानदाता से व्यवस्था हो जाए, या सांसद निधि से हो जाए, या CSR फंड में हो जाए। ये सुविधा भी हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। और अभी तक 15,588 मोटराइज ट्राईसाइकिल ये लोगों को उपलब्ध कराई है। और ये 1,000 आपके क्षेत्र में, बहुत सारे यहाँ मिलेंगे, बहुत सारों के क्षेत्र में दी है। इसी प्रकार से, और ये उपकरण हम कानपुर में बनाते हैं। और कानपुर की जो एलिम्को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उसकी हालत ठीक नहीं थी। जब मुझे दायित्व मिला इस मंत्रालय का, मैं वहाँ गया और पता लगाया तो वो जर्जर हालत में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा था कि बंद करने की स्थिति आ जाएगी, परंतु हमने इन 5 सालों में उसका विस्तारीकरण किया, उसका मॉडिफिकेशन किया और आधुनिक मशीनें लगाई। और भारत सरकार की ओर से 200 करोड़ से अधिक की धनराशि उनको इस काम के लिए दी। आज मैं कह सकता हूं कि वही कारखाना जो घाटे की स्थिति में था, आज 75 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट दे रहा है। और जर्मन की एक ऑटोबॉक नाम की संस्था है, उससे हमने MOU किया है। उनकी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वो ले रहे हैं, और हम आधुनिक हाथ बना रहे हैं, आधुनिक पांव बना रहे हैं। और वो आधुनिक हाथ और पैर ऐसे हैं, सभापति महोदय, हाथ जो लगा रहे हैं हम, वो लिखने पढ़ने का भी काम करने लगे हैं। हाथ से पानी का गिलास या चाय का कप उठा करके चाय पीने और पानी पीने का भी काम करने लगे हैं। पांव आधुनिक लगा रहे हैं। जो 3-3, 4-4 लाख में मिलते थे पहले, वो हम एलिम्को में बना करके दे रहे हैं। और एलिम्को ने वो हाथ पांव बना करके बड़ी संख्या में लोगों को दे भी दिया। और इसी बात के लिए एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। 8 घंटे में 260 लोगों को आधुनिक पांव लगाकर भी हमने देने का काम किया है। ये आधुनिक पांव से दौड़ने का काम भी होता है, लॉन्ग जंप भी कर सकता है, हाई जंप भी कर सकता है। कुल मिलाकर ये है कि जो चल नहीं सकता था, खड़ा ही नहीं हो सकता था, उनको चलना का अवसर देने का काम हमारे विभाग की ओर से हमने किया है। इसी प्रकार से इंग्लैंड की एक मोटिवेशनल नाम की संस्था है, उससे आधुनिक और उच्चतम श्रेणी की कम वजन वाली व्हील चेयर बनाने का भी हमने MOU किया है। वो व्हील चेयर बना करके भी देने का काम कर रहे हैं। सारे देश में सुगम्य भारत अभियान भी प्रारंभ किया है। 3 दिसंबर 2015 से ये सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी की दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति विशेष रुचि है। ये दिव्यांगजन नाम भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विकलांग शब्द ठीक नहीं लगता और इसमें से कई अपमानजनक भावना भी प्रदर्शित होती है, इसका नाम कोई अच्छा रखा जाए। उन्होंने ही ये दिव्यांग नाम सुझाया और हमने राज्यों से राय मांगी। अधिकांश राज्यों ने राय दी और ये दिव्यांग नाम आज पॉपुलर हो गया।
देश और दुनिया में भी दिव्यांग नाम से जानने लगे। मैं 2-3 कार्यक्रमों में विदेश भी गया जो दिव्यांगों से संबंधित था। हमने जब ये बोला कि दिव्यांग और उनको अर्थ बताया तो वो भी प्रसन्न हुए। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से 1101 राज्य सरकार के भवनों को 390.47 करोड़ रुपए जारी किए गए और उसके माध्यम से कहीं रैंप बना रहे हैं, कहीं लिफ्ट लगा रहे हैं, कहीं रेलिंग लगा रहे हैं, कहीं शौचालय बना रहे हैं। बहुमंजिले भवन जो बहुउपयोगी है वहां सब सुगम्यता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 998 केंद्र सरकारी भवनों में रेट्रोफिटिंग लगाने का काम किया है। 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा 55 घरेलू हवाई अड्डों में भी सुगम्यता का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि हवाई जहाज में चढ़ते टाइम भी जिस प्रकार से इंडिगो में स्लोप वाला चढ़ाव है उसी प्रकार की सिस्टम सभी एयरक्राफ्ट में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब कोई दिव्यांग व्हीलचेयर पर जाता है और उसको 4 लोग उठा करके फ्लाइट में ले जाते हैं, कितना बुरा लगता है देखने वाले को भी और बैठने वाले को भी। इसलिए हमने एयरक्राफ्ट वालों से भी, सिविल एविएशन मंत्रालय से भी निवेदन किया है कि हवाई जहाज को भी इस प्रकार से बनाने की कोशिश करें। रेलवे स्टेशन में भी सभी 907 रेलवे स्टेशन जो बड़े हैं उसको सुगम्य करने का प्रयास किया है। एस्केलेटर लगाना, लिफ्ट लगाना, रैंप बनाना, संकेतक लगाना, रेलिंग लगाना, इस प्रकार के सब काम करने की कोशिश की है। फिर 368 राज्य सरकारों की वेबसाइट को भी सुगम्य करने का काम किया है और 95 केंद्र सरकार की वेबसाइट भी सुगम्य करने की सफलता हासिल की है। सरकारी तथा प्राइवेट चैनलों के टीवी प्रोग्राम सुगम्य बनाने हेतु 30 सितंबर 2019 को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है और आप देख रहे होंगे दूरदर्शन पर और कुछ अन्य समाचार चैनलों पर साइन लैंग्वेज में भी संकेत भाषा में वो इशारा न्यूज देते हैं और उसको देख करके जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वो समाचार को समझने लगे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी जैसा मैंने बताया कि हमने प्रारंभ की है और पिछले 5 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में 88,692 दिव्यांग छात्रों को 267.67 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां प्रदान की है। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना DDRS योजना, इस योजना के माध्यम से हम NGO के माध्यम से आर्थिक सहयोग देकर के दिव्यांगों के सशक्तिकरण की कार्य योजनाएं संचालित करवाने का काम करते हैं। पिछले 3 वर्षों में जो आवंटित की है राशि उसके आंकड़े भी मेरे पास है, पर वो सब आंकड़े देकर के ज़्यादा समय लेना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्य योजना भी हमने बनाई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम दिव्यांगों को आर्थिक सशक्त करना और शारीरिक दृष्टि से भी सशक्त करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमने नई कार्य योजना 21 मार्च 2015 से आरंभ की थी। 2014-15 से अब तक 1,87,000 दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु 194.25 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। 1,87,000 दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ दिव्यांग वित्त विकास निगम से हम उनको 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और अगर महिला है तो 3 और 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय संस्थान और समेकित केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र CRC, जब मेरे पास ये मंत्रालय आया उस समय तक केवल 8 CRC थे। हमने अभी 20 CRC मंजूर कर दिए और 21वां और मेघालय में करने वाले हैं, नहीं झारखंड में करने वाले हैं। उसका शुरुआत अभी तय हो गई थी तारीख, परंतु वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख करके उसको वापस कैंसिल किया है। 12
एक साथ सीआरसी नए खोलना इन 4 सालों में, और इसके पहले कितने साल थे? केवल 8 सीआरसी थे। 8 सीआरसी और 20 सीआरसी हमने बनाने का काम किया है। 2014 से केवल 7 संस्थान राष्ट्रीय स्तर के थे हमारे यहाँ, 2 नए और शुरू किए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अब 9 राष्ट्रीय संस्थान हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। 2014-15 से अब तक अनुदान की राशि 3 गुना से अधिक बढ़कर 1017 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ाकर 99 लाख कर दी गई। इसके साथ ही साथ नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैंने बताया दिव्यांग वित्त विकास निगम, इसके माध्यम से अभी तक हमने 82,464 दिव्यांग लाभार्थियों को 608.87 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। 2014 से ऋण राशि की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। अब 50 लाख रुपए तक का ऋण हम देते हैं, पहले 5 लाख तक देते थे, और ऋण सुविधा में भी सरलता लाने का काम किया है। राष्ट्रीय न्यास हमारे हैं, राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से अभी तक हमने 24.40 करोड़ रुपए जारी कर 2.29 लाख दिव्यांग लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय न्यास की मुख्य विशेषताएं 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी, विकास 10-2 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए डे केयर योजना, समर्थ आवासीय देखभाल योजना, घरौंदा योजना, और फिर नई पहले भी हमने की है। दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस, सभी दिव्यांगों को एक विशिष्ट पहचान पत्र। अध्यक्ष महोदय, देश में दिव्यांगों की पहचान के लिए जो पहले परिचय पत्र बनते थे वो केवल जिला लेवल पर बनते थे और वो उस जिले से बाहर नहीं चलता था। मान लो एक जिले में बना है और वो पास वाले जिले में कोई सुविधा मिल रही है, चिकित्सा सुविधा या और कोई सुविधा, वहाँ जाता है तो उसको मान्य नहीं करते। अब हम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं जो कहीं भी बना हो, सारे देश में मान्य होगा और देश भर में भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, उन सब योजनाओं का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा। इस प्रकार की, और अभी तक लगभग 39 लाख दिव्यांगों को ये आइडेंटिटी कार्ड बना करके हमने उपलब्ध करा दिए हैं। सारे देश में तेज गति से दिव्यांगों के परिचय पत्र बनाने का काम चल रहा है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देश में, इसके पहले जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं थी। अब हमने एक अनुसंधान केंद्र बनाया है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उस अनुसंधान केंद्र ने दिव्यांगजनों के संकेत भाषा के रूप में 6000 शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई है 8 महीने के अंदर अंदर। ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल की है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में करने जा रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है, बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के हित में एक नहीं अनेक निर्णय लेते हुए खेल मैदान की दृष्टि से भी, अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि दिव्यांगजनों में एक नहीं अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं और खेल कूद के मामले में भारत के जो सामान्य खिलाड़ी देश विदेश में प्रदर्शन करते हैं, उससे उत्साहजनक वातावरण नहीं बनता था। परंतु पैरालंपिक हुए, पैरालंपिक में जितने खिलाड़ी गए थे उसमें से 1/3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत का नाम गौरवान्वित करने का काम किया। हम ये मानते हैं। धन्यवाद साहब। और पीएम साहब से 2 बार उनको मिलाया। एक जानकारी और देना चाहता हूं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम है भारत की, 3 बार से विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर आ रही है। 3 बार से एशियाई ब्लाइंड क्रिकेट कप भी जीतकर आ रही है। इससे ये एहसास होता है कि दिव्यांगजन भी खेल कूद में सामान्य खिलाड़ियों से कमजोर नहीं है।
मनोबल ऊंचा है। तो खेल स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दृष्टि से हमने ग्वालियर का चयन किया है। ग्वालियर में राज्य सरकार ने जमीन दी है और 170.99 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है और उसका भूमि पूजन करके निर्माण कार्य चालू करने की स्थिति में है। दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना मैंने बताई। सुगम्य भारत अभियान योजना के बारे में मैंने बताया। दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और उपचार करने के लिए जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका मेडिकल परीक्षण कराना और उस परीक्षण में उनमें कोई दिव्यांगता तो नहीं है इस बात की पहचान करना, ताकि दिव्यांगता बढ़े नहीं, पहचान हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। और जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 साल से कम उम्र के होते हैं, तो दिव्यांगता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार की सलाह डॉक्टरों की है। तो हम 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का अर्ली परीक्षण करा करके उनको उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने और हमने सबने देखा दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम MC बालयोगी एडिटोरियम में हुआ था। वही कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में भी हुआ था। राष्ट्रपति जी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम आप लोकसभा परिसर में भी करवाओ। और वो कार्यक्रम आपने और हमने सबने देखा था। बहुत अच्छा वातावरण बना था। इसके साथ ही साथ मैं अब अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विषयों की ओर आता हूँ। छात्रवृत्ति की बातें बहुत कही कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है तो कम मिल रही है, कुछ राज्यों में तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ी जब मैं सरकार में आया और ये मंत्रालय का दायित्व मिला तब से चल रही थी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का एरियर पहले से ही था और एक समय ऐसा आया था कि 8,500 करोड़ का एरियर हो गया था। पर मैं खुशी के साथ बताता हूं कि पिछले 2 सालों में हमने वो सारा एरियर समाप्त कर दिया और 18-19 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति किसी भी राज्य की बाकी नहीं है। पंजाब का विषय आया था, केरल का विषय आया था, असम का विषय आया था। वो भिन्न भिन्न कारणों से रुकी हुई है। धन के अभाव में वो रुका हुआ नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं 2009-10 से 13-14 जो जारी की गई थी धनराशि वो थी 11,628.67 करोड़ और 2014-15 से 19-20 तक जारी हुई है 22,369.25 करोड़। दुगनी जस्ट, कहाँ 11,628 और कहाँ 22,369। और लाभार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या जिसको वो स्कॉलरशिप मिली है 2009-10 से 13-14 का आंकड़ा है 2,94,80,961 और आज की तारीख में है 4,92,14,372 करोड़। फिर कहते हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिली। अरे नहीं मिली तो ये आंकड़े लाभार्थियों की संख्या भी बता रहे हैं और धनराशि भी बता रहे हैं। ये अपने आप को सिद्ध करती है कि हमने जो पिछला बकाया था वो भी देने का काम कर दिया। पंजाब की जो समस्या थी, पंजाब में उनकी आंतरिक गड़बड़ी के कारण कोर्ट कचहरी में गए हुए थे लोग और उन्होंने गलत ढंग से वितरण किया, उसमें लीकेजेस हुआ और वो बात पकड़ी गई। फिर वहाँ की सरकार ने संबंधित कॉलेजों से और यूनिवर्सिटीज से वो पैसा वसूल भी किया। वो आज भी विवाद चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी नहीं है। केरल की उपयोगिता प्रमाण पत्र आना है। असम में भी इसी प्रकार की स्थिति है। और नहीं तो हमारी तरफ से पैसे के अभाव में किसी की भी स्कॉलरशिप हमने रोकी नहीं है। जो पंजाब की बात थी, वो अपनी जो मांग है वो आप कह रहे हैं कि हमको तो 15-16 का भी बाकी है। अरे 17-18 की ले ली, 16-17 की ले ली, 18-19 की ले ली, तो फिर 15-16 की आप कहाँ से बाकी आ गई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं।
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जानकारी भी मेरे पास है। 9-10 से 13-14 तक रिलीज हुआ था 9,632 करोड़ और बेनिफिशरीज की संख्या थी 2,26,41,280 और आज की तारीख में है 16,318.25 और 2,88,16,168 ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आंकड़े हैं। इसके साथ ही साथ प्री मैट्रिक के आंकड़े भी है, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं सब डिटेल से पढ़ करके प्री मैट्रिक के आंकड़े भी मेरे पास है। इसके साथ ही साथ उनके पास कोई प्रश्न नहीं है सर। ओवरसीज स्कॉलर्स भी, ये बहुत सारी स्कीमें तो हमने बनाई है, इसके पहले नहीं थी। ओबीसी वर्ग के छात्रवृत्ति के लोगों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम भी बहुत सारी हमने बनाई। विदेश में जाकर पढ़ने वालों को भी हम सुविधा देते हैं। अब ये विदेश में जाकर के पढ़ने वालों के मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको। 14-15 से लेकर के 18-19 तक हमने 47.39 करोड़ रुपए की धनराशि दी और 500 बच्चों को ये ओवरसीज स्कॉलरशिप विदेश जाकर के पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही साथ ओबीसी की छात्रवृत्ति भी हमने शुरू की और 6 प्रकार की आर्थिक सुविधा देते हैं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, टॉप क्लास एजुकेशन, फ्री कोचिंग और डिग्री हासिल करना, पीएचडी वगैरह की पढ़ाई करने के लिए भी हम फ्री कोचिंग की सुविधा देते हैं। ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं दे सकते? पहले इनकम लिमिट ओबीसी वर्ग वालों की 44,000 थी, हमने उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी और एससी वर्ग वालों के लिए 92,000 से के आसपास थी, अब हमने उसको 2.5 लाख कर दी इनकम लिमिट। अब आप देखो कितना अंतर आया। ये जो संख्या में वृद्धि हुई उसका एक प्रमुख कारण ये है कि इनकम लिमिट भी बढ़ाई, छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की है। नहीं देखो, क्रीमिलियर का आंकड़ा जब 12 लाख तक पहुंचेगा ना तब उसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ मैं समझ गया। हाँ जब नहीं, आपकी बात का ध्यान है मेरे को। ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास की बात भी आई। आदरणीय के सुरेश जी, आपने जो कहा उस पर भी मैं आऊंगा। पहले मैं जनरल बात कर देता हूं ताकि बहुत सारे माननीय सदस्यों का जवाब इन बातों से अपने आप मिल जाएगा और उसके बाद भी अगर आपका कुछ रहेगा तो मैं आपके विषय पर भी आऊंगा। ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास, अब ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास भी पहले से संचालित हो रहा है पर हमने इसमें तेज गति से वृद्धि की है। इसमें राज्य सरकार, माननीय मंत्री जी एक मिनट बोलो। अधीर रंजन जी आप भी तो आपका जवाब भी दे देंगे। 2 चीजें सर, हमारे मंत्री जी बहुत सारे ऐतिहासिक कदम गिनाते थे सदन को और हम सबको। मैं भी उनको मदद करने के लिए 2-4 ऐतिहासिक कदम गिनाना चाहते हैं। वो ये है सर, आप तो क्लियर कर लो। वो ये अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, इसमें बढ़ोतरी हुआ है 0। रिसर्च स्टडीज एंड पब्लिकेशन पैसा 0, ऐतिहासिक कदम। आइए, असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एजेड 0। राष्ट्रीय बायोश्री योजना में 1 करोड़। ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स यूटी फॉर स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 0। इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन सेल 0। रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड इश्यूज 0। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज फॉर डीप 0। सपोर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ ब्रेली प्रेसेस, अंदर की बात कर रहे थे, ब्रेली प्रेसेस 0। आइए गिनाते हैं, ऐतिहासिक कदम गिनाते हैं आपको। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडीज 0.01 करोड़।
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर शून्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल डिजाइन 0.01 करोड़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन शून्य। तो आपको मैं गिना रहा है शून्य। अभी आइए, आपने कहते थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, वो भी आपको गिनाते हैं। आप देखो स्टैंडिंग कमेटी क्या कह रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1920 noted that there were 42,303 manual scavengers in the country in 2018. However, skill development training under the scheme had only been imparted to only 2600 candidates. Between 1819 and 1920, cash assistance under the scheme had only been provided to only 726 manual scavengers during the period. और इसी पीरियड में आपको जानकारी लेकर कह रहे हैं कि 282 सैनिटेशन वर्कर मर चुके हैं 282 सैनिटेशन वर्कर। आप तो ये बात हमें नहीं गिनाते हैं। आप कहते हैं, आपके बजट में भी इस बार कहा गया था कि सोसाइटी केयरिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। आप एल्डर व्यक्तियों को बात करते हैं। हमारा देश में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी संख्या काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। 2-4 साल में 15 से 20 कोटी हो जाएंगे, लेकिन 71% ऑफ एल्डरली जो है हमारा देश में वो वंचना की शिकार होते हैं, अत्याचार की शिकार होते हैं। आपका इसमें कोई पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है। हिंदुस्तान में सालाना 60 से 70 हजार बच्चा बच्ची गायब हो जाते हैं। उन्हीं सब लोगों को बेगिंग में नियोजित किया जाता है, भीख। और ये भिखारी की संख्या क्या है आपको पता नहीं। और एक भिखारी माफिया सारे हिंदुस्तान छाए हुए हैं। तो भिखारी की माफिया और साथ साथ ये बेगिंग पर्सन से इनके लिए पॉलिसी आप क्या अपना रहे हैं, ये भी हमें थोड़ा जानकारी दे तो बेहतर होगी। और आपने कहा था कि आपने ड्रग के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, अंधा लोगों की खेल में हमें भी दिलचस्पी है, लेकिन ये आपके नहीं, बहुत दिन से चल रहे हैं ये सारे सिलसिला। और देखिए ड्रग, आपने अभी कहा कि ड्रग अभी सारा हिंदुस्तान में ड्रग हैज बीन अलार्मिंग इन ड्रग अब्यूज हैज बीन इंक्रीजिंग इन एन अलार्मिंग स्पेस अक्रॉस द कंट्री। ये सारे दुनिया में हिंदुस्तान अभी नोटोरियस बन गए हैं, ये ड्रग एडिक्टेड कंट्री। मैं सर मैं पंजाब की एक बात रखता हूं। 16-17 साल में पंजाब में एक घटना घटी। मैं सिर्फ इसका जिक्र करके मेरा बात समाप्त करूंगा। यह पंजाब की एक व्यक्ति ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम भेजा। वो मेमोरेंडम में क्या है? साउंड ऑफ मेमोरेंडम। प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट, सुन लीजिए सर, सारे सदन को सुनना जरूरी है। Thousands of youngsters have already died of drugs so far today. My son Manjit Singh has died with same drug. I am sending my son's body. मृतक को देह भेज रहे हैं किसको? As a memorandum to the Indian government through administration with a hope that rest of the youngsters could be saved. 16-17 साल में पंजाब में किसका सरकार था आपको जानकारी है? अभी पंजाब में काफी मशक्कत के दौरान इसमें कमियां आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रग अब्यूज अभी भरपूर चल रहे हैं। इस विषय पे आपका पॉलिसी क्या है? ये 2-3 बातें रखते हुए ये देखिए, आप जो मिनिस्ट्री चलाते हैं इसका मैंडेट बहुत बड़ा है। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा शेड्यूल 7, शेड्यूल 11, 12 सारे आपका दायरा में आते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो मिनिस्ट्री है इस पे काफी काम हो, लेकिन पैसा की जरूरत है। आपको हाल क्या हुआ? कभी अंडर यूटिलाइजेशन होते हैं, कहीं ओवर यूटिलाइजेशन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपको पैसा सरेंडर करने भी पड़ता, तो आपको पैसा सरेंडर करने भी होता ही। तो ये सारे चीज को सामने रखकर आप जवाब दें। 1 मिनट माननीय मंत्री जी। हाँ मैडम सुमिति जी, एडवोकेट। Thank you very much, sir. Sir, the minister has given a very detailed reply regarding so much of funds are allotted in the different fields, like for senior citizens, disabled or
whatever it is, but I would like to ask a few sharp questions regarding what I have spoken in the demand. Sir, what is the necessity of a 3-member committee when already there is an NCBC commission is already existing? I want a sharp answer from the minister for that. Also, I had raised a question regarding the OBC reservations for the MBBS seats in the state. The All India Medical Council is Nishikant not ji. following. I want a sharp answer Okay. from him. And धन्यवाद। also, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है एक 1 minute. Regarding the senior citizens, palliative care has been totally neglected. And what is the policy of the government to augment for the palliative care? Is there any proposals state-wise to to monitor and maintain palliative care centers for the senior citizens? Also, for unmarried elderly women, is there any security for them? Also, I would like the minister to tell whether there is any policy regarding this. निशिकांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के जब नेता बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय तो बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे थे। जिन जिन योजनाओं में पैसा जो है कम नजर आ रहा है, कांग्रेस के मंत्री चोरी करते थे सर। पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब जो है उनके ऊपर FIR है, जेल है, और ऐसी दिव्यांगों का, विकलांगों का, OBC का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का सारा पैसा उन्होंने लिया हुआ है, उनके ऊपर FIR है। मैं नाम नहीं बोलना चाहता सर। दूसरा उन्होंने पारा ओलंपिक के लिए कहा कि ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो भिखारी बनने की बात कही सर, क्या ये 5 साल में भिखारी बन गए? भिखारियों की संख्या इसके पहले ज्यादा थी, वो कम हो गई है। दूसरा, जहां तक OBC, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब का सवाल है सर, एनके प्रेमचंद, अरे OBC संसद सबकी है। Thank you very much, Speaker sir. प्लीज सर, एक मिनट बैठिए। क्या माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं है? क्या माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है? मंत्री नहीं, वह कोई सरकार का व्यक्ति भी, माननीय सदस्य भी सवाल पूछ सकता है क्लेरिफिकेशन का, जैसे आप पूछ सकते हो। नो गाइड चेयर। चलो, एनके प्रेमचंदन जी। Yes, thank you very much, sir. Sir, during the course of debate, sir, Speaker sir, ये मैंने अलाउ किया है, बैठ जाओ। मैंने अलाउ किया है। Speaker sir, अब आपको अलाउ नहीं किया है। Speaker sir, एनके प्रेमचंदन जी। during the course of demands for discussion, sir, mic is, I am on my leg, sir. Sir, बोला जाता है। sir, at the time of discussion, I have raised a very serious matter of urgent concern regarding the reservation to the economically weaker sections of the society. But unfortunately, the minister has not responded to that issue. Speaker, sir, I have raised a very important issue at the time of discussion regarding the reservation to economically weaker sections of the society. Sir, it was a landmark legislation made by the parliament during the 16th Lok Sabha, you may be well aware, providing reservation to economically weaker sections of the society. Sir, the government of India has issued an instruction guideline in order to get this reservation, for which 5 acres of agricultural land, residential flat of 1,000 square feet, residential flat of 100 square yards, etc., etc. Sir, these all norms are relating to the North Indian scenario. It is okay. As far as the Kerala people, sir, 1 second. As far as the Kerala people is concerned, even if you are having 2.5 cents of property in a municipal area, सर जी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। 2-3 सवाल ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पहले कितने लोगों को मिलता था और उसमें चोरी कितनी होती थी, और दूसरा सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए मारन जी, assigned seats. एक मिनट को कंक्लूड एक मिनट कंक्लूड करने दो। see, let me conclude, sir. Sir, my point is, even if you are having 2.5 cents in municipal area in Kerala, he is not entitled to get reservation as per this instruction. If you are having 5 acres of land in
then you will be getting reservation. This contradiction anomaly has to be rectified. I am seeking a clarification from the Honorable Minister. महाराज जी एक सेकंड में क्या बोल रहे हैं? Only 1 second. Sir, 1 second, sir. Members, sir, Speaker, sir, you have been reminding the members to go sit in the seat, assigned seat, and talk, sir. Sir, the member is not even sitting in a seat, sir. He's sitting in the minister's seat and trying to answer, sir. Sir, you are the rule मैं maker, एक sir. व्यवस्था दे दूं। मैं जब आसन अलाउ कर देना, आसन से इजाजत मांगू, उन्होंने इजाजत मांगी, मैंने अलाउ कर दिया। माननीय मंत्री जी, उन्होंने इजाजत मांगी, मैंने अलाउ कर दिया। के बाद क्लियरिफिकेशन दे देंगे। मेरा भाषण अभी पूरा ही नहीं हुआ था। बीच में से आए हो। जिन राज्यों में स्कॉलरशिप संबंधी शिकवा शिकायतें हैं, भारत सरकार से उन राज्यों को एक पैसा भी देना बाकी नहीं है। वो अगर कोई अनियमितता है तो वो राज्य सरकार की है, वो उन राज्य सरकारों से संपर्क करें। मैं माननीय सांसदों से निवेदन करना चाहता हूँ। ये नशा मुक्ति का विषय निकला। ऐसा लग रहा था कि अधीर रंजन जी बिल्कुल नशा में नहीं, मैं नहीं कह रहा। धारा प्रवाह फ्रंटियर मेल की तरह बोल रहे थे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। नशा मुक्ति नशा मुक्ति के क्षेत्र में हमने जो किया है वो मैं बताना चाहता हूं। 2009-10 से 13-14 एस्टीमेट था, बजट एस्टीमेट 137.62 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर हुआ था 130.75। लाभार्थियों की संख्या थी, खर्च भी कम हुआ, लाभार्थियों की संख्या थी 5,09,586। 14-15 से लेकर के 18-19 तक बजट प्रावधान 244.26 करोड़, एक्सपेंडिचर 242.55 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 5,47,954। आपके टाइम से ज़्यादा लाभार्थियों की संख्या है, और अगर इस साल का आंकड़ा उसमें जोड़ूं तो वो 53,000 और जोड़ दो तो 5,47,000 और 53,000 6 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी आपने पूछा, तो जो पुराना कानून बना हुआ है उस कानून में हमने सुधार करने का भी प्रस्ताव किया है, और वो विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया है, और लोकसभा से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी एक्शन टेकन करना होगा वो करेंगे, और उस बजट को, उस विधेयक को यहाँ पारित कराने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 2009-10 से लेकर के 13-14 तक संशोधित अनुमान था बजट का 120.56 करोड़, वास्तविक खर्चा हुआ 94.15 करोड़। 100 अब आप सर बोलो ना, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, सुन तो लो साहब, ऐसा क्या करते हो, सुनना भी सीख लो। खर्चा हुआ था 94.15 करोड़, और लाभार्थियों की संख्या थी 1,56,890, और अभी है 16,05,000
203 और हमने खर्चा किया है 190.65 करोड़ मंजूर हुआ था, 190.62 करोड़ खर्च किया। जितना मंजूर हुआ उतना खर्च करने की कोशिश की और बहुत सारी बातें आपने बताई कि इसमें शून्य, इसमें शून्य, इसमें शून्य। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थी, उसको हमने दूसरी योजनाओं के साथ क्लब कर दिया। इसलिए आप वो आंकड़े कहीं से लेकर के आए हैं और जो आपने बातें कही है उसका मैं बाद में भी जवाब आपके पास भिजवा दूंगा। वो जो आपने बोला ना जल्दी 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 खूब जल्दी बोला, उसको पढ़ करके और उसका व्यवस्थित जवाब आपके पास भिजवाने की कोशिश कर दूंगा। इसके साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने का काम जारी है। हाँ, और इस बीच में आपने तो बनाई नहीं। नहीं उन्होंने बनाई। अरे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम है वो जारी है। पहले वाली नीति में काफी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं उसमें हमने डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है, ओल्ड एज होम की भी व्यवस्था की है और हर पुलिस थाने में अलग विंग होगी, उनकी देखरेख करने का काम वो जाकर के करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा जो उनके घरों में जाकर के भी जांच पड़ताल करेगा और फिर एनजीओ के माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड एज होम में या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं है, उनके घरों में जाकर के उनकी सेवा करने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, बाद में बता देना, अभी याद नहीं आ रहा तो। इसके साथ के बार में होल्ड एम सेंटर की बात क्यों कर रहे हो जी? आप बार में क्यों मेंशन कर रहे हो कि बुजुर्गों साहब वो बोल रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में उठ के बोले ना फिर से कि ओल्ड एज नहीं, ओल्ड होम सेंटर की बात बार में आप इंडिकेशन कर रहे हो, क्या ऐसा लग रहा है क्या? कांग्रेस पुरानी बूढ़ी पार्टी है ना सर, उसके लिए ओल्ड एज की आवश्यकता है। जहाँ तक उन्होंने भिखारियों की बात की है ये वैसे शुद्ध रूप से राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार भिखारी न रहे, भिक्षावृत्ति पर रोक लगे, इस प्रकार का प्रयास करके राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करती है, समय समय पर उनके साथ मीटिंग भी करती है और प्रयास भी करते हैं कि कहीं ऐसे मिल जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। इसके साथ ही साथ 10 चुने हुए शहरों में एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोरोना कहाँ बढ़ गया इसमें? मध्य प्रदेश में बढ़ गया दादा। देखो, हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नशा मुक्ति की बात आई थी और पंजाब का उल्लेख आया कि पंजाब में बहुत हो रहा है, सब पंजाब पर हमने भी विशेष ध्यान दिया और 28 जिलों में
पंजाब का विषय निकला अभी। पंजाब नशा मुक्ति के मामले में हमने तो 28 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए पैसा दिया और वो 28 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र बनकर के तैयार है। नशा मुक्ति करने का प्रयास वहाँ निरंतर जारी है। ये बात सही है कि 100 नशा मुक्त होते हैं तो 95 नए तैयार होते हैं। इस प्रकार की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं, दूसरे देशों की सीमावर्ती राज्य है, इधर भी दूसरे देशों से सीमावर्ती हैं, नशीले पदार्थ आते हैं, रोकने का उपाय करते हैं, अगर उसके बाद भी आ गए तो सप्लाई नहीं हो इस प्रकार का प्रयास करते हैं, जागरूकता लाने का प्रयास भी करते हैं, ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं और पकड़े जाते हैं नशे में तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जा करके नशा मुक्त कराते हैं। एनजीओज के माध्यम से भी करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करते हैं, नशा मुक्ति की दवाई देते हैं, 4-6 महीने उनको वहाँ रखते भी हैं और रखने के बाद वो नशा मुक्त हो जाते हैं तो फिर घर भेजते हैं और घर भेजने के बाद भी पता रखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर से चालू तो नहीं हो गया, वो फिर से कहीं नशा करना प्रारंभ तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से हमने निरंतर प्रयास किया है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इसी प्रकार से एनजीओज के माध्यम से हम एससी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं। इसके आंकड़े भी मेरे पास है, 9-10 से लेकर के अभी तक मैं बताने के लिए तत्पर हूँ और फिर आंकड़े बताऊंगा, वो कहेंगे कि ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, इसलिए आंकड़ों के चक्कर में जाने की बजाय एक वेंचर कैपिटल फंड योजना भी हम संचालित करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड योजना के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमने 14-15 से लेकर के 20-21 तक का ये जो बजट अनुमान है उसमें 630 करोड़ रुपए है और उसमें संशोधित बजट है वो 350 करोड़ का है और लाभार्थियों की संख्या वास्तविक जिन कंपनियों को हमने सुविधा दी है वो खर्च की संख्या तो 341.01 है और 107 कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है और ये जो 107 कंपनियां हैं ये एससी वर्ग के और एसटी वर्ग के बच्चों की लोगों की है और इसमें ये इस प्रकार से उसका लाभ ले रहे हैं। वित्त विकास निगम के माध्यम से मैंने बताया कि हम कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद में उनको लोन भी देते हैं, लोन देने के बाद में प्रयास करते हैं कि वो स्वावलंबी बने और इसके आंकड़े भी मेरे पास है। लगभग हमने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और अगर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करूं तो अभी तक हमने 15,91,950 लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। कुल मिलाकर के चारों तरफ से अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट भी हम राज्यों को उपलब्ध कराते हैं, उसके आंकड़े भी मैं देने की स्थिति में हूँ। 9-10 से 13-14 तक रिवाइज एस्टीमेट था 4,106 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 3,507.56 करोड़ और बेनिफिशरीज की संख्या थी 118.03 लाख और हमारे टाइम इन 5 सालों में 14-15 से लेकर के 19-20 तक रिवाइज एस्टीमेट था 1100 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1036.371 करोड़ और लाभार्थियों की संख्या 25.64 लाख। इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जानकारी मैंने आपको दी है। अभी 24-25 तक हम देश के सभी गांवों को जो 500 से अधिक की आबादी के हैं और एससी बाहुल्य उनमें 30-30 लाख रुपए दे करके प्रत्येक गांव में 30-30 लाख रुपए दे करके वहां के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण के लोगों का काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के इन 5 वर्षों में
जो हमने काम किए हैं वो मैंने बताए हैं। अब जो जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था और विषय बोले थे उन पर के सुरेश जी, आपने जो मामले उठाए थे डीएपीएससी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के बारे में आवंटन, मैंने उसके आंकड़े दिए, आपने शायद सुने नहीं होंगे। आप कहें तो मैं एक बार फिर बताऊं। ऐतिहासिक बढ़ोतरी है उन आंकड़ों में। 83,000 करोड़ का बजट है इस साल और उस समय 9% से ज़्यादा नहीं होता था। आबादी के मान से, आबादी के परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा मिलना चाहिए। इस बार 83,000 करोड़ रुपया है। वो आंकड़े आपने शायद सुने नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपने कहीं बजट में कमी की बात बताई थी, कुछ और बातें बताई थी, उन सब बातों का मैंने जवाब दिया है। बजट में भारी वृद्धि हर साल निरंतर होती रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ गणेश सिंह जी ने जो सुझाव दिए थे वो सुझाव हमारे ध्यान में है। आप और हम समय समय पर बात करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जिन जिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए थे उन सब के जवाब मैंने मेरे भाषण में दिए हैं। मैं सोचता हूं कि इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक मिनट। किसी भी माननीय सदस्य का जवाब माननीय मंत्री जी अब नहीं देंगे। जी, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वॉशरूम स्टेशन में या बस स्टैंड में होना चाहिए, ये एक मानविक सुझाव दे रहा हूँ। ट्रांसजेंडर के लिए क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, सांसद कोष से बन जाएंगे। आप टॉयलेट स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ उसके बारे में पहले। जी हाँ, आप What's the necessity of the 3-member committee when already NCBC is already existing? I've got raised a very specific question for which you have not answered, sir. Also, what about the OBC reservation for MBBS seats in the state? The All India Medical Council is not following it. I've asked these two specific questions and I would like to request through you, sir, the minister to give specific reply to these very important questions, sir. देखो, ये जो स्थिति है वो अलग अलग संस्थानों की अलग अलग है। आप अगर हमको लिख के देंगे तो हम संबंधित मंत्रालय से उनको देकर के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।